हेलो एवरीवन। हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 ऑफ सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी। इन दिस चैप्टर वी शुड सी अशोका द एम्परर हु गेव अ वॉर। किस तरह से अशोका ने मौर्यन एम्पायर को मोस्ट पावरफुल बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, क्या किंगडम है एम्पायर में और किंगडम में क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे। हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है। धम्मा का क्या मतलब है, धम्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, धम्मा किस तरह से रिलीजियस रिचुअल्स है या रिलीजियस डायरेक्शन से डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महाजनपदास क्या होते हैं, मैंने एक एक चीज चैप्टर वाई चैप्टर मैंने डिस्कस की है। मगधा एम्पायर का क्या रोल था और किस तरह से मौर्यन एम्पायर का इमरजेंस हुआ। देखो, मौर्यन डायनेस्टी जो थी वो वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट डायनेस्टी और मोस्ट पावरफुल एम्पायर था। ये आपको बेसिक चीज पता ही होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने मौर्य डायनेस्टी फाउंड की थी किसके साथ मिलकर, चाणक्य के साथ मिलकर, जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता ही होना चाहिए। अशोका जो थे वो मौर्य एम्पायर के बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। ठीक है, इनमें आगे देखेंगे हम एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस होता है, कलिंगा वार में कितनी सफरिंग हुई और किस तरह से डिस्ट्रैक्शन हुआ जिससे अशोका के हार्ट को तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो अशोका की लाइफ में जो था वो कलिंगा वार क्या है, टर्निंग पॉइंट बना। धम्मा किस तरह से रिलीजियस मोरल से डिफरेंट है, किस तरह से पीस, टॉलरेंस और काइंडनेस को प्रमोट करता है। और अशोका की डेथ के बाद किस तरह से वीक रूलर आए और वीक रूलर के कारण क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ रोशन की एक कहानी बताई। रोशन ने क्या बताया कि रोशन जो है बहुत ही हर्टफुल, क्लच्ड माने होता है किसी को बहुत ही इमोशन के साथ पकड़ रखना। तो उन्होंने क्या है, ग्रैंड फादर हैड गिवन हर बर्थडे, मतलब रोशन को एक क्रिस्प नोट्स दिया था, नोट्स जिसे वो पकड़े हुए है। मेनली अगर इस चीज का सार देखेंगे तो उसने एक नोट देखा, उस नोट पर गांधी जी का फोटो बना हुआ है और एक साइड पर लाइंस बने हुए हैं। अब ये लाइंस जो हैं इसको लेकर वो वॉन्डर्ड हुई और बहुत क्यूरियस हुई कि इसमें क्या चीज हो सकती है और ये कहाँ से इमरजेंस हुआ। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की मैंने बताया था कि लाइन कैपिटल हमने कहां से लिया है, आज फिर मैं डिस्कस करूंगा ताकि कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए। तो देखो, एम्पायर का इन्होंने यहां बताया कि एम्पायर जो होता है बहुत बड़ा किंगडम होता है। मैं आपको बता दूंगा, ये अभी इन्हें बताने दीजिए। मेनली इसमें क्या बताया गया है कि लाइंस जो है, जो हम देखते हैं अपने नोट्स पर और क्वाइन पर, वो कहां पर है, मेनली वो हमने सारनाथ से लिया है। सारनाथ में एक मैसिव स्टोन पिलर जो था उसको कर्व आउट कर कर उसको तराश कर क्या बनाया गया, सारनाथ में एक लाइन किंगडम नाम की चीज बनाई गई जो अशोका के टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन को शो करती है। तो इसको अशोका ने बनाया था, ग्रेटेस्ट रूलर थे अपने टाइम के। कर्व आउट किया गया पिलर को, मतलब पिलर को इस तरह से कर्व्ड किया गया कि चार लाइन आ जाएं और चार एनिमल आ जाएं जिसमें हॉर्स, बुल और इन सब चीजें, ये चीजें दिखाई गई हों। ठीक है, ये सब चीज हम देखेंगे। अबेकस किसे कहते हैं, अगर अबेकस पर ये चार लाइन कौन है, इन्वर्टेड लोटस क्यों बना हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया गया कि मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। देखो, आप एक चीज जान लो, आप सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट डेट नहीं दी होती। एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं दी होती, क्योंकि सिक्स्थ क्लास में आपका फाउंडेशन बनता है। तो इन्होंने बताया कि 2300 साल पहले क्या किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने चाणक्य और कौटिल्य गुरु के सपोर्ट की सहायता से मौर्यन एम्पायर का डेवलपमेंट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज ये बताई गई है। ठीक है, तो चाणक्य ने बहुत सारे आइडिया इंट्रोड्यूस किए और उसको अर्थशास्त्र में
दिखाया। जो अर्थशास्त्र एक बुक लिखी गई जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में, उसमें बहुत सारे आइडिया का विश्लेषण है कि किस तरह से किसी भी किंगडम को राज करना चाहिए और राजा को किस तरह से अपनी किंगडम को चलाना चाहिए। तो यहाँ पर मेनली हमने अशोका के पिलर के बारे में देखा। अब हम कंप्लीट देखते हैं अशोका का पिलर कहाँ पर स्थित है, कब इरेक्ट किया गया और इसमें जो एबेकस है इसमें कौन-कौन से जानवर या एनिमल्स डिपिक्टेड है। ठीक है, तो लाइन कैपिटल इरेक्ट किया गया था एम्परर अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, ये वहीं इरेक्ट किया था एग्जैक्ट प्लेस जहां पर बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने इसे स्टेट एम्बलम कब बनाया? 1950 में लाइन कैपिटल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ सत्यमेव जयते का मोटो देते हुए इसे इंडिया ने स्टेट एम्बलम बनाया। स्टेट एम्बलम का मतलब है एक ऐसी चीज जो हमारे सेंटर को और हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो मोटो हमने लिया वो मुंडका उपनिषद से लिया और ये पहले से इंस्क्राइब्ड नहीं था। मतलब इस पिलर पर पहले से ये इंस्क्राइब्ड नहीं था। ये यूपीएससी का बेस्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी पूछती है कि मुंडका उपनिषद में सत्यमेव जयते दिया हुआ है, क्या ये ओरिजिनली इंस्क्राइब्ड था? तो आप कहेंगे नहीं, ये ओरिजिनली इंस्क्राइब्ड नहीं था। अदर इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर 4 एशियाटिक लॉयंस दिखाए गए हैं जो बैक टू बैक स्टैंड करते हैं और सिंबलाइज करते हैं पावर, करेज, प्राइड और विजिलेंस को। ठीक है, और ये 4 डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। अबेकस है ये नीचे। अबेकस में आपको 4 जानवर देखने को मिलेंगे, लाइन, बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट। ये 4 जानवर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसको एबेकस कहते हैं और ये धर्म और कॉस्मिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मटेरियल इसको चुनार सैंडस्टोन से बनाया गया है जो बहुत ही पॉलिश्ड कर बनाया गया। तो ये बहुत ही मैग्निफिसेंट एक स्कल्पचर के नाम से फेमस है। ठीक है, इसकी फिनिशिंग टच मिरर लाइक फिनिशिंग टच दिया गया। ठीक है, तो यहां पर एक एमसीक्यूज देख लेते हैं। लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। द ओरिजिनल लाइन कैपिटल इंक्लूड्स एन अशोका चक्र एट टॉप। ठीक है, बताया गया है कि ओरिजिनल लाइन कैपिटल में एक अशोक चक्र टॉप पर दिया गया। ये बिल्कुल गलत है, हमने कहीं भी अशोक चक्र टॉप पर नहीं देखा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा यहां से 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी 50% क्वेश्चन को सॉल्व करना बाकी है। The animals on the abacus symbolize different virtues associated with the धम्मा। ठीक है, मतलब abacus पर जो डिफरेंट एनिमल दिखाए गए हैं वो एसोसिएट करते हैं धम्मा से, इथिकल मीनिंग से। देखो यहां पर साफ साफ बताया गया है द अशोक चक्रास रिप्रेजेंटिंग धर्म एंड कॉस्मिक मूवमेंट, कि किस तरह से आप समाज में व्यवहार करोगे। तो दूसरा एकदम करेक्ट है। ठीक है, मोटो सत्यमेव जयते इनग्रेव्ड ऑन द ओरिजिनल अशोकन पिलर, बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल अशोकन पिलर में क्या है, सत्यमेव जयते का मोटो इनग्रेव्ड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। तो तीसरा यहां काट देंगे, डी कट जाएगा तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। मतलब 110% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब फोर्थ हम ऑप्शन देख लेंगे अपनी तसल्ली के लिए। स्कल्पचर इज मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन, बिल्कुल ठीक, अभी हमने पढ़ा। तो ओवरऑल क्या देखने को मिलता है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि अशोक चक्र जो है ब्लो में दिया गया, नॉट टॉप ऑफ द लॉयंस। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, वर्च्यूज ऑफ धम्मा को दिखाते हैं एनिमल्स जो एबेकस पर बने हुए हैं। सत्यमेव जयते हमने मुंडका उपनिषद से लिया गया है जो पिलर में ओरिजिनली इनग्रेव्ड नहीं था और ये चुनार सैंडस्टोन से बनाया गया। नेक्स्ट डायनेस्टी, देखो इन्होंने पहले डायनेस्टी की डेफिनेशन बताई गई है। क्या बताया है, जब कोई सेम फैमिली से रूलर्स आते हैं, एक के बाद एक रूलर सेम फैमिली से आते हैं। फैमिली का मतलब फादर, फादर के फादर, मतलब पैट्रियार्कल सिस्टम होता है। तो दादा, परदादा, तो इसको हम डायनेस्टी कहते हैं।
तो मौर्यन डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उनके सन बिंदुसारा थे, और बिंदुसारा के सन अशोका थे। आपको ये बताना है बिंबिसारा कौन थे। बिंबिसारा किस तरह से बिंदुसारा से डिफरेंट है। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है। तो आपको पढ़ना है कि बिंदुसारा किस तरह से डिफरेंट है बिंबिसारा से, और चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य में क्या डिफरेंस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब डायनेस्टी ऑफ अशोका देखो, अशोका से पहले की डायनेस्टी क्या थी। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर 322 से लेकर 298 बीसी रहा। ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हिस्ट्री एजम्पशन बेस्ड होती है, तो एग्जैक्ट डेट कोई भी हम फॉलो नहीं करते। तो क्या किया, मौर्यन एम्पायर ने ओवरथ्रो किया नंदास को और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबलाइज किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके सन बिंदुसारा आए। बिंदुसारा ने डिप्लोमेटिक रिलेशन को इनहेंस किया और हेलेनिस्टिक एम्पायर ये ईरान वाले रीजन पे। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी तो हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हेलेनिस्टिक एम्पायर जो है रूलर का से अच्छे संबंध बनाए और इन्होंने इंपीरियल कंसोलिडेशन किया। अशोका 268 से लेकर 232 बीसी यहां बताया गया। डेट में डिफरेंस हो सकता है। इफ यू have some problem then you can see on Google और other book because date different देखने को मिल सकती है। तो अशोका के बारे में इन्होंने मेन चीज क्या बता दी है कि कलिंगा वार बताया है। इसमें लाखों लोग बेघर हुए थे, लाखों हजारों लोग मारे गए थे। इसके बाद अशोका ने क्या किया था, धम्मा को अडॉप्ट किया था। धम्मा जो है एक रिलीजियस गाइडलाइंस नहीं देता, ये आपको पता होना चाहिए। धम्मा जो है वो रिलीजियस गाइडलाइंस नहीं देता है, धम्मा बिल्कुल अलग होता है। ये इथिकल गाइडलाइंस देता है कि पेरेंट्स को बच्चों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें स्लेव से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सब दिया गया है। ये बुद्धा की जो रिलीजियस स्कल्पचर है उससे बिल्कुल अलग है। लेटर मौर्यास क्या हुआ या पोस्ट अशोकाज आप देखोगे तो डिक्लाइन देखने को मिलेगा सेंट्रल अथॉरिटी का और एम्पायर एंड हो जाएगा। ठीक है, बृहद रथा के बाद कोई भी अच्छा रूलर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां पर डिस्कस की। अब यहां पर एक मैप दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ फाउंड हुए और इंपॉर्टेंट सिटी कौन कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सिटी। तक्षशिला वन ऑफ द कैपिटल थी मौर्यास की, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी और गेटवे था नॉर्थ वेस्ट के लिए। यहाँ से बहुत सारे ट्रेड होते थे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे फॉरेनर्स हुए, हेलेनिस्टिक एम्पायर हुआ, ग्रीक रूलर हुए, उन्होंने यहीं से ही अटैक किया था। चाइना चाइना का एम्पायर कह लो या चाइना के लोग कह लो या चाइना का किंगडम कह लो, बहुत चालाक था। उन्होंने ही पहले ही ग्रेट वॉल का निर्माण स्टार्ट कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, नॉर्थ साइड से वहां पर कोई भी नहीं घुस पाया। 2000 साल तक ये निर्माण चलता रहा। तो ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल थी, जो आज पटना के नाम से फेमस है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैपिटल थी उज्जैन। उज्जैन क्या थी, नॉर्थ से हम साउथ में जाने के लिए उज्जैन का यूज करते थे। ठीक है, तो आगे क्या है, यहां पर क्या बताया गया देखो, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर के। तक्षशिला गेटवे था नॉर्थ वेस्ट के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए, जबकि उज्जैन नॉर्थ से साउथ के लिए जाने के लिए था। और मर्चेंट क्राफ्ट पर्सन प्रोबली लिव्ड करते थे इन सिटी में, ताकि हमें सेंटर से मदद मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा हम व्यापार सिटीज में कर पाए, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत होती है। ठीक है, तो ये चीज बताइए। आगे यही बताया कि विलेजेस भी होते थे जिसमें फार्मर्स रहते थे, वो गैदर करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को और हंट करते थे एनिमल को। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर में लैंग्वेज बोलते थे डिफरेंटली और क्लॉथ व्लॉथ भी बहुत डिफरेंट होते थे इन कंपेरिजन टू सिटीज। अब इन्होंने क्या बताया है, एम्पायर और किंगडम में डिफरेंस, ये देख लेते हैं हम। देखो, टेरिटोरियल साइज, एम्पायर का क्या होता है, वेरी लार्ज साइज होता है। ठीक है, कल्चरली
कल्चरली रिच होता है, मतलब बहुत डाइवर्स कल्चर होता है, कंट्रीज भी हो सकती हैं और मल्टीपल रीजन होता है। जबकि किंगडम क्या होता है, स्मॉलर होता है और कम्पैक्ट होता है, मतलब कल्चरल ही होमोजीनियस आपको देखने को मिलेगा। जबकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो मल्टी लेयर होता है, प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस में गवर्नर होते हैं, वेसल्स होते हैं। ये जैसे जैसे आप क्लास को एनहेंस करते जाओगे, ये आपको चीजें स्ट्रेंथन होती जाएंगी। तो आपको ये चीज जब रटी होगी, अच्छे से पता होगी, तो फ्यूचर की चीजें ऑब्वियसली ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी होती थी किंगडम में। सेंट्रल अथॉरिटी यहां भी होती थी, मगर रीजनल अथॉरिटी भी होती थी। रूरल टाइटल एम्परर कहलाता था, ये किंग कहलाते थे। डाइवर्सिटी तो बहुत हाई होती थी, इथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। इथनिक कहते हैं, इथनिक का मतलब होता है कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज हो गया, रिलीजियस रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ये होमोजीनियस होता है। रिलेटिवली एम्पायर मेड मोड ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कॉन्क्वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, एनेक्सेशन होता है, डिप्लोमेसी होते हैं, इसमें रीजन बेस्ड होता है, ज्यादा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप एम्पायर में देखोगे तो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है भाई, बहुत सारे इशू होते हैं, रेवेन्यू का इशू होता है, ब्यूरोक्रेसी का इशू होता है। जबकि आप अगर किंगडम देखेंगे तो किंगडम जो है सिंपलर होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। स्टेबिलिटी अनस्टेबल होती है क्योंकि साइज और डाइवर्सिटी बहुत होती है, आए दिन लड़ाई होती है, जबकि ये मोर स्टेबल होता है। यूपीएससी के पॉइंट से देखा जाए तो किंग एम्पायर में आप देखोगे फोकस करते हैं इंटीग्रेशन को, गवर्नेंस को, डिक्लाइन ऑफ फैक्टर्स पर, और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटी पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया, रूलिंग द एम्पायर, मतलब किस तरह से इन्होंने रूल किया। देखो, डायरेक्ट रूल फ्रॉम पाटलिपुत्र, आप जानते हैं मौर्यन एम्पायर की वन ऑफ द मेन कैपिटल जो थी पाटलिपुत्र थी, जो मेन या फिर प्रेजेंटली पटना के नाम से फेमस है। तो कोर रीजन अराउंड द कैपिटल क्या होता था, डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था एम्परर के द्वारा। टैक्स कलेक्ट किया जाता था फार्मर, हर्डर से, क्राफ्टमैन से, ट्रेडर से, और विलेजर और टाउन से। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ऑफिशियल जो होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और वही सैलरी पेड करते थे। अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की जाती थी रेगुलर गवर्नेंस के आधार पर। इस सिपाही, स्पाइस और मैसेंजर, स्पाइस का सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते रहते थे फ्रिक्वेंटली, और कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा लेवल पर होता रहता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या है, वहां पर नजर रखी जा सके और कन्फ्लिक्ट देखने को कम मिले, और गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में इस मजबूती देखने को मिले। सेंट्रल सुपरविजन, देखो एम्परर सुपरवाइज करते थे सेंट्रली, मगर रॉयल फैमिली के मेंबर क्या होते थे, वो मिनिस्टर बनते थे या गवर्नर बनकर उन्हें प्रोविंसेस में भेजा जाता था। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, देखो तक्षशिला और उज्जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल थी और एक प्रोविंसेस भी थे। तो यहाँ पर रॉयल प्रिंस जो होते थे, मतलब जिनकी फैमिली रॉयल अथॉरिटी से निकली है, तो उनको अपॉइंट किया जाता था एज अ गवर्नर। लोकल कस्टम्स अलाउड, लोकल देखो कस्टम्स को अशोका के टाइम पर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अशोका के टाइम पर लोकल कस्टम्स को, लोकल लॉज को लार्जली रिस्पेक्ट किया जाता था, और स्टेबिलिटी रहती थी डाइवर्स रीजन में। ठीक है, कंट्रोल ओवर फ्रंटियर एरियाज को कंट्रोल किया जाता था रोड और रिवर की सहायता से, और यही रोड और रिवर क्रूशियल थे किसके लिए, ट्रेड के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। रिसोर्सेज और ट्रिब्यूट, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जिक्र है कि किस तरह से टैक्सेस दिए जाते थे। ट्रिब्यूट क्या होता है, ट्रिब्यूट क्या होता है, ये विलिंगली दी जाती है, मतलब इसमें कोई भी जोर नहीं चलता है, विलिंगली डिसाइड होता है कि हम ये चीज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट का रीजन ब्लैंकेट के लिए फेमस था। क्यों फेमस था, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, आज भी यहाँ ठंड बहुत होती है, उसकी वजह से यहाँ ब्लैंकेट बहुत ही हाई क्वालिटी के मिलते हैं। जबकि साउथ इंडिया से गोल्ड और प्रीसियस स्टोन आता था। यूपीएससी इसको बहुत ज्यादा पूछती है, और खासकर आपको टेस्ट सीरीज में ये बहुत देखने को मिलेगा। अब ट्रिब्यूट मैंने बताया क्या होता था, मोर और लेस विलिंगली दी जाती थी। टैक्सेस कंपलसरी थे, वो तो टैक्स कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट किए ही जाते थे, मगर ट्रिब्यूट क्या की जाती थी, कलेक्ट की जाती थी ऑफिशियल्स के द्वारा, और वैरायटी ऑफ थिंग्स दी जाती थी। कोई जरूरी नहीं है ज्यादा दी जाए, कोई जरूरी नहीं है कम दी जाए, कैसी भी दी जा सकती थी। तो फॉरेस्ट रीजन में टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था, वहां से अगर कोई हनी
उगा रहा है तो हनी दे देगा, वैक्स उगा रहा है तो वैक्स दे देगा, और एलिफेंट वो पाल रहा है तो एलिफेंट को राजा को दे दिया जाता था, राजा की सेना उसको यूज करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अब यहाँ पर क्या बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सेल्यूकस निकेटर एक बहुत ही ग्रीक रूलर था, बहुत इंपॉर्टेंट। उनने अपना एम्बेसडर मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। अशोका के टाइम पर की बात नहीं हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगास्थनीज को भेजा गया था। किसके द्वारा? ग्रीक रूलर वेस्ट एशिया में डोमिनेट डोमिनेट करता था, जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। और मेगास्थनीज ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी है। जैसे क्या होता था, जैसे ऑकेजनली क्या होता था, राजा किसी भी रीजन से गुजरता था, जब ऑकेजनली राजा गुजरता था तो सेलिब्रेट किया जाता था, और ग्रांड रॉयल प्रोसेशन होता था। ग्रांड रॉयल प्रोसेशन का मतलब है कि वहां पर बहुत ज्यादा सजावट होती थी और सेलिब्रेट किया जाता था, और गोल्डन पेलेंक्यून बनाया जाता था। मतलब पेलेंक्यून क्या होता है, जिस पर चार लोग उठाते हैं, डोली की तरह होता था। ठीक है, एलिफेंट को डेकोरेट किया जाता था, और आर्मी हमेशा आसपास लगी रहती थी कहीं राजा पर अटैक ना हो जाए। और खाने से पहले राजा के फूड को टेस्ट किया जाता था, और राजा कभी भी एक बेडरूम में दो से ज्यादा बार नहीं सोता था। ये सब प्राइवेसी थी ताकि राजा को अटैक से बचाया जा सके। आगे क्या बताया गया, पाटलिपुत्र जो मॉडर्न पटना है, बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल थी। उस टाइम पर बहुत ब्यूटीफुल थी। जो आज हालत है, ऐसी हालत पटना की नहीं थी। मैसिव वॉल्स थी, टावर्स थे, टावर का यूज वॉच टावर की तरह होता था दुश्मन को देखने के लिए। ठीक है, और गेट्स वगैरह थे। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे, गार्डन्स थे, जहाँ यहाँ पर स्टोन कार्विंग होती थी ताकि अच्छे से राजा के एरिया को डेकोरेट किया जाए। ठीक है, अशोका ये यूनिक रूलर, क्यों यूनिक रूलर कहा गया? फर्स्ट रूलर ट्राई टू टेक हिज मैसेज। देखो ये अशोका, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अशोका ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन के थ्रू मैसेज को पहुंचाया, और ये मैसेज प्राकृतिक लैंग्वेज में होते थे और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। देखो ब्रह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट में एक डिफरेंस है। खरोस्ती स्क्रिप्ट उर्दू और अरबी की तरह राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, जबकि आप देखेंगे ब्रह्मी स्क्रिप्ट लेफ्ट से राइट की तरफ आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक लैंग्वेज का मतलब होता था जो उस रीजन में बोली जाती थी, ताकि इजीली धम्मा को फैलाया जा सके इंस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, अशोका कलिंगा की वार जो कोस्टल उड़ीसा में था, वो वॉर हुई, उन्होंने कलिंगा की वॉर जीती। वायलेंस और ब्लड सेट देखने को मिला। उसके बाद उन्होंने कहा वॉर के आधार पर किसी भी स्टेट या कंट्री को नहीं जीतना चाहिए, हमें धम्मा अपनाना चाहिए, और धम्मा के आधार पर वॉर को विनिंग करना चाहिए। तो ठीक है, इंस्क्रिप्शन, अब बहुत सारे अशोकास के इंस्क्रिप्शन है, उसमें से ये कुछ बातें लाई गई हैं। 8 साल के अशोका के एम्पायर के बाद इन्होंने क्या लिखा, आई कॉन्क्योर्ड द कलिंगा, मैंने कलिंगा जीत लिया था। लाख ऑफ लोग और लाख ऑफ पीपल क्या हुए, बेघर हुए, और लाखों लोग मारे गए। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इस जो ये जो चीजें हुई, इससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने ऑब्जर्व किया धम्मा को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और धम्मा के थ्रू उन्होंने कहा लोगों की दिल जीतो, और उससे क्या करो, वॉर को छोड़ दो, और ज्यादा से लोगों को बताओ कि वॉर एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, धम्मा एक इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ में धम्मा साथ रहेगा तो ये लाइफ आफ्टर दैट भी काम आएगा, लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, अशोकास धम्मा, धम्मा क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें ना तो गॉड की वर्शिप का जिक्र है, ना सेक्रीफाइस का जिक्र है, जबकि इसमें जिक्र है फादर को अपने बच्चों को किस तरह से टीचिंग देना चाहिए, कैसे टीचिंग को इंस्पायर्ड करना चाहिए, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं एक दूसरे से बात करके थ्रू, और कन्फ्लिक्ट को हमें दूर रखना चाहिए, एलिमेंट का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ बताई गई। देखो यहाँ पर एक चीज सुन लो, रामपूर्वा बुल। देखो ये रामपुरवा मिल दिखाया गया, जो मौर्यन पिलर फाउंड हुआ था रामपुरवा बिहार में, वहां से लिया गया, जो इस टाइम राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मौर्यन एम्पायर की एक इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है। ठीक है, आगे यहाँ उन्होंने क्या बताया गया, इसके अलावा धम्मा धम्मा महामत्ता,
ये देखो एक ऑफिशियल होते थे, एक पोस्ट होती थी धम्मा महामत्ता। इनको अपॉइंट किया जाता था, ये प्लेस टू प्लेस जाते थे, टीचिंग करते थे, लोगों को धम्मा के बारे में बताते थे। जो लोग नहीं पढ़ पाते थे प्राकृतिक लैंग्वेज को, उनको रीड कर कर इनके द्वारा बताया जाता था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। धम्मा का मैसेज सीरिया, जापान, ग्रीस और श्रीलंका में भी पहुँचा। ठीक है? ये धम्मा का बारे में ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि धम्मा एक इम्पॉर्टेंट इथिकल पॉलिसी थी या इथिकल रूल्स थे जो केवल इंडिया में ही फैले, इसके अलावा वेस्टर्न कंट्री, अफ्रीकन कंट्री नहीं गए थे। तो आपका वहीं गलत हो जाएगा। देखो अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट है, सीरिया वेस्टर्न कंट्री हो गया, ग्रीस और श्रीलंका हमारे पड़ोसी हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। अब अशोका ने इस धम्मा में क्या मैसेज दिया कि रिचुअल्स के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। चिल्ड्रन की मैरिज हो रही है तो आप बहुत बहुत बड़े रिचुअल कर रहे हो, कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही तो रिचुअल कर रहे हो, कोई बच्चा बॉर्न हो रहा है बहुत रिचुअल कर रहे हो। इसकी जगह आप क्या करो, जेंटल रहो स्लेव और सर्वेंट के प्रति, एल्डर के प्रति कंपैशन रखो, ट्रीटिंग करो लोगों को बहुत अच्छे से, और ब्राह्मण और मॉन्क्स को दान देते रहो। ठीक है? इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनी को क्रिटिसाइज किया, और इन्होंने कहा एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ये सब वॉर नहीं करना चाहिए और हमें धम्मा अपनाना चाहिए। यही चीजें यहाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट एल्सवेयर के बारे में बात हुई। एल्सवेयर मैंने आपको पहले बता दिया कि चाइना ने ग्रेट वॉल का निर्माण स्टार्ट कर दिया था 2400 ईसा पूर्व। ठीक है? मतलब अप्रॉक्स 400 बीसी, जब अशोका का एम्पायर भी नहीं आया था। तो इन्होंने फ्रंटियर बनाया, नॉर्थन फ्रंटियर कहलाया। और ये पोस्टोरल प्यूपिल, जो ट्राइब्स नॉर्थन साइड से अटैक कर रहे थे, जैसे हेलेनिस्टिक एम्पायर हो गया, ग्रीक एम्पायर हो गया, इसको कंट्रोल किया। और ये दीवार का निर्माण 2000 साल तक चलता रहा। इससे क्या हुआ, ये अपने आप को चाइना के लोग प्रोटेक्ट करते रहे। ठीक है? अब लास्ट में कुछ एक एक एमसीक्यूज देख लेते हैं, दो, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हो जाए। अशोका के धम्मा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। यू यू विल यू विल गिव आंसर व्हाट इज करेक्ट, मीन्स टू से which statement is correct, please tell me. First statement is it was based entirely on Buddhist religious doctrine. बिल्कुल गलत भाई, बुद्धिस्ट रिलीजियस डॉक्ट्रिन नहीं था धम्मा, यही मैंने जोर दिया है, यही गलत हो जाता, 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट एम्फेसाइज्ड रिस्पेक्ट टूवर्ड एल्डर्स एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट। बिल्कुल सही भाई, रिस्पेक्ट तो थी। इट वाज प्रोपेगेटेड मेनली थ्रू द ओरल सरमन। क्या ये बताओ सही है? अगर आप देखोगे तो ये गलत देखने को मिलेगा। अरे केवल ओरल सरमन नहीं दिया गया था भाई, इसको इंस्क्रिप्शन के थ्रू लिखित फॉर्म में किया गया था। धम्मा बुद्धिस्ट से नहीं कर, इनकरेक्ट है, मैच ही नहीं खाता, इथिकल सोशल कंडक्ट है, इंस्क्रिप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में, प्राकृतिक इंस्टीड ऑफ संस्कृत हुई थी यूज। क्यों हुई थी? प्राकृतिक वाज लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, प्राकृतिक वाज कॉमनली अंडरस्टूड ऑफ मासेस। बिल्कुल सही, कॉमनली अंडरस्टैंड हो जाती थी मासेस के द्वारा, इसलिए प्राकृतिक लैंग्वेज को यूज किया गया था। मैंने आपको बताया था प्राकृत लैंग्वेज वो होती थी जो लोकल एरिया में बोली जाती थी। ठीक है? आपको मुझे बताना है बिंबिसारा और बिंदुसारा में क्या डिफरेंस है, चंद्रगुप्त मौर्य गुप्ता एम्पायर के और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य एम्पायर के क्या डिफरेंस है। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।